हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका टर्म वन केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 14th ऑफ दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है फॉर योर प्रैक्टिस। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आइए मेरे साथ में, हो जाइए तैयार। हाथ में रखिए पेन और सामने होना चाहिए एक आपकी नोटबुक। ओके दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट के दो वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है फॉर योर टर्म एग्ज़ाम वन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन को। आई होप आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं आपके थर्ड टॉपिक को, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आइए मेरे साथ में, देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? O2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला है डायामैग्नेटिक विथ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो अगर डायामैग्नेटिक है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, पढ़ लिया। अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं। फिर डायामैग्नेटिक विथ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। हमने कुछ भी नहीं सोचना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो बी तो किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा है? पैरामैग्नेटिक विथ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और फोर्थ लिखा है पैरामैग्नेटिक विथ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो ये डी भी हट गया। ओके दोस्तों, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अब आते हैं ए और सी पर। देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्फ़िगरेशन भी लिख चुके हैं कि सिग्मा 1s देन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, है ना। इस तरह से आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, देन आपका सिग्मा 2pz, देन आपका सिग्मा सॉरी देन आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है, ये होता है। तो टोटल O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। और 16 है तो ये फिलिंग कर देते हैं। 2 4 6 8 10। और ये पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। टोटल कितने हो गए? 6 4 10 4 14। और यहाँ पर पाई स्टार 2px में 1 आया और पाई स्टार 2py में भी 1 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो पाई स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पैरामैग्नेटिक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नाइट्रोजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हमको पता है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलते हैं डिफरेंट, और उनकी रेंज पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो
यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो, -3 to +5, -5 to +5, 0 to -5 एंड -3 to +3। तो देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ओके, तो ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक्वायर कर सकता है? ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +5। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है और 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये 8 हो जाएंगे वैलेंस शेल में, तो अभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो 5 दे सकता है और 3 मैक्सिमम ले सकता है, तो -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपके पास में थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। किस ऑप्शन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगी? ओके दोस्तों, तो ऑप्शन है N3H, NH3, NH2OH एंड N2H4। तो नाइट्रोजन के अलावा ऑप्शंस में हमको एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आप जानते हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का। ओके, ये देख सकते हो। और ऑक्सीजन का होता है -2। तो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले N3H के लिए देख लेते हैं। ओके, तो N3H में हाइड्रोजन का है +1, नाइट्रोजन का मान लेते हैं X। तो यहाँ पर 3X + 1 इज इक्वल टू 0। X का वैल्यू कितना आ गया? -1/3। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरे को नाइट्रोजन का वैल्यू मिला ऑक्सीडेशन स्टेट का -1/3। सेकेंड ऑप्शन में अगर मैं इसी तरह से कैलकुलेट करूँगा हाइड्रोजन का +1, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के लिए +3 और नाइट्रोजन का आ जाएगा -3। और थर्ड ऑप्शन में देखते हैं तो NH2OH, इसके लिए चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का मान लेते हैं X, नाइट्रोजन का मान लेते हैं X, हाइड्रोजन का है +1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए +2, ऑक्सीजन का -2 और लास्ट जो हाइड्रोजन लिखा है इसका हो गया +1। इसको इक्वेट कर दो 0 से, 2 - 2 कैंसिल, X कितना आ गया? -1। तो थर्ड ऑप्शन में आता है आपको -1। और फोर्थ ऑप्शन में इसी तरह से अगर आप निकालोगे तो 2X नाइट्रोजन का हो जाएगा 2X और हाइड्रोजन का हो जाएगा +4, बिकॉज 4 हाइड्रोजन है। तो 0 से इक्वेट कर दोगे, X का वैल्यू आ गया -2। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, हाईएस्ट। तो अगर मैं देखूं सारे ऑप्शन में मेरे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव, और जब नेगेटिव वैल्यू आ गया तो नेगेटिव में तो जितना मिनिमम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जितना मिनिमम होगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो -1/3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ऑप्शन देख के आप इतना अगर ध्यान दोगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर एक तो हमारे पास में ये सभी के सभी क्या हैं? हाइड्राइड्स हैं। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, देख सकते हो आप। ऑक्सीजन के अलावा ये आपको एंटीमनी मिल रहा है ना, आपको ये फास्फोरस मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है और बाकी सभी एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सभी कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करना है। ओके, तो अगर हम 15th ग्रुप को देखें और 16th ग्रुप, तो वैसे आप अगर ध्यान दोगे तो सभी ऑप्शंस में H2O हाईएस्ट पोजीशन पर है। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सभी ऑप्शन में किसका दे रखा है? H2O का। तो भले ही आपको पता हो या ना पता हो,
आप यहाँ पर एटलीस्ट H2O का टेंशन भूल जाओ। अब बाकी बचते हैं सारे एलिमेंट्स 15th ग्रुप के। अब 15th ग्रुप में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये आपका नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन आपका एंटीमनी। ओके, तो ये डाउन द ग्रुप अगर आप देखते हो तो इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं तो यहाँ पर इनके ये हाइड्राइड्स हो गया। ओके, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज। ओके, बट यहाँ पर अगर मैं NH3 की बात करूं तो इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ NH3 यहाँ पे लीस्ट होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होना चाहिए था एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, बट ऐसा नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, नाइट्रोजन अभी हटाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन तीनों की बात करूं मैं तो PH3, ASH3 और SbH3 का ट्रेंड तो हमको यही मिलने वाला है, इसमें कुछ एनोमली नहीं मिलने वाली। तो ऐसा ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऐसा ट्रेंड हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है। ओके, तो PH3 क्या देखना चाहिए हमको, सबसे ज़्यादा एंटीमनी का हाइड्राइड, देन आर्सेनिक, देन PH3 का सबसे लीस्ट। ओके, तो पहले ऑप्शन में अगर देखें तो आपको NH3 को हटाओ और आप देखो तो पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या ट्रेंड, यस दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है क्या, PH3, ASH3, SbH3, यस सेकेंड ऑप्शन में भी इस ट्रेंड को मिल रहा है। NH3 को अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। थर्ड ऑप्शन में भी आपको यही ट्रेंड दिख रहा है, SbH3 हाईएस्ट पर है, PH3 लीस्ट पर है इन तीनों में। और फोर्थ ऑप्शन में अगर देखोगे तो PH3 तो हाईएस्ट पर आ गया इन तीनों में, तो ये तो हट गया डी ऑप्शन। ओके दोस्तों, अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब यहाँ से तो हमको कुछ नहीं मिला। अब अगर देखोगे NH3 और SbH3 तो ऑल्दो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, ओके डाउन द ग्रुप, बट NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू PH3 एंड ASH3। ओके, मतलब ये दोनों को अगर मैं देखूं तो इनके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, NH3 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NH3। ओके, ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो अगर मैं इस ट्रेंड को देखूं तो इस ट्रेंड में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर कर दूं तो जैसे मैं अगर लिख दूं, इसी ट्रेंड को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। देखिए PH3 लिस्ट, देन आपका ASH3, देन आपका NH3 और देन आपका SbH3। ओके, तो ये ट्रेंड अगर आप देखोगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखते हैं SbH3 देन NH3। ओके, तो यहाँ पर SbH3 के बाद तो ASH3 आ गया, हटा दिया इसको। फिर आपका NH3 तो SbH3 से ज़्यादा आ गया, ये भी हटा दिया। SbH3 देन NH3 देन AS देन आपका PH3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ट्रेंड याद रख लेना है क्योंकि NCERT में आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ट्रेंड हैं फॉर 15th एंड 16th ग्रुप। ओके दोस्तों, और H2O एंड NH3 दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट H2O का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NH3। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया यूज़ होता है डिटेक्शन ऑफ कॉपर +2 आयंस में, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग अमोनिया
to detect Cu positive to cupric ion. ओके सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ कॉपर प्लस 2 टू फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स. सेकेंड ऑप्शन इज अमोनिया रिएक्ट्स विथ कॉपर प्लस 2 to give blue precipitate. Okay, and aqueous ammonia reacts with copper plus 2 to give a white complex, and ammonia reacts with copper plus 2 ion to give green precipitate. तो दोस्तों अगर आप NCERT में अमोनिया को ध्यान से पढ़ेंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में अमोनिया को ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्लियरली रिएक्शन आप देख सकते हैं. और ये रिएक्शन वहाँ पर दे रखा है कॉपर प्लस 2 एक्वस फॉर्म में. ओके इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है. ओके अगर मैं इसमें अमोनिया ऐड कर दूं, एक्वस अमोनिया ऐड कर दूं, ओके तो यहाँ पर ये जो कलर मिलेगा हमको, ये कलर मिलेगा डीप ब्लू कलर. कैसा कलर मिलेगा, डीप ब्लू कलर हमको मिलेगा. और कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा CuNH3 4 और इस पर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव. ओके दोस्तों तो ये आप देख सकते हो पहले कलर कैसा था, ब्लू, और अब कैसा हो गया ये कलर, डीप ब्लू. ओके सो यहाँ पर इसलिए हम इसको अमोनिया को यूज़ करते हैं और जो कलर है ब्लू से डीप ब्लू चेंज होता है. तो अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ कॉपर प्लस 2 टू फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स. यस करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6. सो इन क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. नाउ नाइट्रस एसिड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, HNO2. नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2. तो यहाँ पर एनहाइड्राइड पूछा है. एनहाइड्रेट का मतलब अगर हमने उसको हीट करा और वहाँ से वाटर रिमूव हो गया. ओके तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है. तो दोस्तों ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा है. और ये रिएक्शन आपको NCERT में भी गिवन है, तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं. अगर हम HNO2 को हीट करते हैं सो यहाँ पर हमको मिलता है N2O3 एंड H2O. ओके फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है. और क्लियरली आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं कि N2O3 आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है. सो देयरफॉर N2O3 आपका क्या होगा, एनहाइड्राइड. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने. कॉपर गिव्स गैस X when reacted with dilute HNO3 and Y gas with concentrated HNO3. देखिए कॉपर क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉपर आपको डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ओके डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में गैस X एंड गैस Y दे रहा. ओके अब हम क्या कर रहे हैं, Y को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में. देखो Y डिसॉल्व इन वाटर, ओके टू गिव एसिड Z. मतलब Y को हमने पानी में डाला और यहाँ पर क्या मिल गया हमको, Z मिल गया. और ये Z जो है ये एक एसिड है. तो आपको यहाँ पर X, Y और Z यहाँ पर पूछा है. और ऑप्शन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एसिड हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नाइट्रिक एसिड हो सकता है HNO3 या फिर नाइट्रस एसिड हो सकता है HNO2. ओके दोस्तों और गैस में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हमको दिख रही है, NO एंड NO2. तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ कॉपर. इसी तरह से आप जिंक के लिए भी डाइल्यूट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के रिएक्शंस
आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में भी दे रखा है एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों देखते हैं क्या रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर कॉपर के विथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ओके दोस्तों, तो रिएक्शन होती है कॉपर जब आपका डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट होगा। कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस एंड साथ में आपको मिलेगा NO गैस एंड H2O। ओके, NO गैस मिलेगा एंड H2O। वहीं पर अगर मैं कॉपर का रिएक्शन कर दूं विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ओके, लास्ट टाइम जो मैंने लिखा था HNO3 ये किसके लिए था, दिस वॉज फॉर डाइल्यूट HNO3। वहीं पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूं तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए क्या होती है। ओके, तो अगेन हमको CuNO3 होल ट्वाइस मिलेगा यहाँ पर भी, बट दिस टाइम NO नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा NO2 एंड वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में क्या मिला, कौन सी गैस मिली, NO, और NO को क्या बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में हमको रिएक्शन में NO2 मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहीं पर अगर मैं NO2, ओके, NO2 देखिए अभी क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ में जो गैस मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे X, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में गैस मिलेगी उसको बोलेंगे Y। तो यहाँ पर Y का रिएक्शन हमको पानी से कराना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि Y को आपने पानी में डाला है। तो अगर मैं NO2 को वाटर में ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा HNO3, मुझे मिल जाएगा HNO3 एंड साथ में मिल जाएगा मुझे NO अगेन, मतलब X फिर से मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको फोकस किस पर करना है, एसिड पर। क्वेश्चन में बोला है एसिड मिल रहा है तो एसिड है Z और Z हो गया HNO3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में X आ गया हमारा, X क्या आ गया हमारा NO आ गया, Y आ गया NO2 और Z आ गया हमारा HNO3। तो यहाँ पर NO आपका कौन सा है, X, और Y आ गया आपका NO2 और Z आ गया HNO3। तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग अबाउट ओजोन। ओके, सो ओजोन आप जानते हो O3, और O3 जो होता है आपका, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ओके, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से। ओके, और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर रेजोनेंस कंटिन्यूसली होता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके का एक हमको रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलता है। ये देख सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज। ओके, तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपने 11th में भी पढ़े होंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो पहला ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक गैस, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इसको चेक करेंगे। सेकंड है NO प्लस O3, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, ये आपको NO2 एंड ऑक्सीजन दे देगा। सेकंड है ये आपका स्टेटमेंट।
सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है टू बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर इक्वल, ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस। ओके दोस्तों, चेक करते हैं वन बाय वन। ओके, देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका पैरामैग्नेटिक गैस। तो क्या ओजोन पैरामैग्नेटिक गैस होती है? तो आंसर इज नो। ओजोन एक डायामैग्नेटिक गैस होती है। ओके, ओजोन इज नॉट पैरामैग्नेटिक बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग है। ओके दोस्तों, O2 अगर आपसे पूछा होता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक आपका करेक्ट आंसर होता, बट यहाँ पर O3 पूछा है और O3 आपका कैसा है, डायामैग्नेटिक। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ओके, NO प्लस O3, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट कर कर NO2 बनाता है और ये बिल्कुल सही रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको NCERT में भी गिवन है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में इस ऑप्शन को रखा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टू बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर इक्वल। देखिए ये मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली, ये देख सकते हो डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, और डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है, ये होता है 128 पिकोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चेक करते हैं वन बाय वन। पहला है मोनोक्लिनिक सल्फर, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर को हम क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर। ओके, तो ये आपका रॉन्ग है। सेकंड, रोम्बिक सल्फर ऑल्सो नोन एज बीटा सल्फर, नाउ दिस इज अगेन रॉन्ग। रोम्बिक सल्फर को हम क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड देखते हैं, बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर soluble in carbon disulfide, नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अल्फा और बीटा मतलब रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर सॉल्युबल होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, जिसमें अगर हम देखें तो रोम्बिक सल्फर काफ़ी जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, अब डी ऑप्शन देखते हैं, अल्फा सल्फर इज स्टेबल अबाव 369 केल्विन। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। अल्फा सल्फर बिलो 369, बिलो 369 क्या होता है, स्टेबल होता है। तो दोस्तों ये डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ओलियम इज, आपसे पूछा है ओलियम के लिए ये ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले ओलियम, ओलियम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए। तो ये होता है ओलियम का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप। ओके, ये रहा ओलियम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन है 1, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये आ जाएगा H2S2O7। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं अब ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये सही है? सो यस, बिल्कुल सही है। ओलियम को हम लोग पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन्ड है। सो यस, करेक्ट है। अब देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका ए ऑप्शन आ गया और आप सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ।
ओके, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, H2S2O7। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, देख सकते हो आप, H2S2O7 भी ओलियम होता है। और थर्ड हम देखें तो H2S2O8, H2S2O8 इज नॉट ओलियम। क्या बोलते हैं H2S2O8 को? हम बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसको हम ओलियम नहीं बोलेंगे। और अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही है, हमारे ए और बी करेक्ट आंसर हैं, बट ओवरऑल एक ही आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है हमसे? इनकरेक्ट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पर आपको चेक करना है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला ऑप्शन, मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है? हेबर्स प्रोसेस से बनता है क्या? नो, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से बनता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। हेबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ही आपका क्या है? रॉन्ग है, बट फिर भी हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड। क्या ये करेक्ट है? यस, करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं, Ka1 फॉर इज ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Ka2। देखिए H2SO4 को अगर हम देखते हैं तो H2SO4 आपका दो स्टेप में, H2SO4 आपका दो स्टेप में क्या होता है? ब्रेक होता है। पहले स्टेप में तो आपको HSO4 माइनस H पॉजिटिव मिलेगा, एंड सेकेंड स्टेप में ये जो HSO4 माइनस है ये फर्दर H पॉजिटिव देगा और आपको यहाँ पर सल्फेट आयन मिल जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेप था और ये K1 एंड Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गए फॉर एसिड इन द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। तो Ka1 क्या होता है यहाँ पर? काफ़ी लार्ज हो जाता है देन Ka2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेप से ऑलरेडी H पॉजिटिव आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसको ये रिवर्स डायरेक्शन में भेज देगा, क्योंकि कॉमन आयन की वजह से ये बैकवर्ड शिफ्ट करवा देगा। ओके, सो ओवरऑल Ka1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन Ka2। तो यहाँ पर थर्ड भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। और अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो चेरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, चेरिंग एक्शन मीन्स वहाँ पर क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम ले लेते हैं C12H22O11, इसको अगर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ले आए, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। तो ये कार्बन मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया आपको? H2O। ओके, तो ये ब्लैक कलर हो जाता है इसका। तो ये आपको याद रखना है, चेरिंग ऑफ शुगर। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। ओके, और ऑप्शन को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ग्रुप 17 के एसिड्स या हाइड्राइड्स हमसे यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें ग्रुप 17 में, सो फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका
आयोडीन, ये इनके पोजीशन है डाउन द ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पे ये HF, HCl, HBr एंड HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डाउन द ग्रुप 17th ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब HF लीस्ट एसिडिक होगा और HI आपका मोस्ट एसिडिक होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये हमारा ऑर्डर मिल रहा है हमको। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। पढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, PbCl4 इज मोर कोवैलेंट देन PbCl2। यहाँ पर हमको क्या पूछा था, इनकरेक्ट। अगर हम देखेंगे PbCl4 में तो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4, बिकॉज क्लोरीन का -1 होता है। और वहीं पर PbCl2 में लेड का क्या होगा, +2। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट PbCl4 में है, और जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट है। आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। अब सेकंड देखते हैं, क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकन्स प्रोसेस। तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन को हम लार्ज स्केल पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकन्स प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस में, HCl एंड ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, CuCl2। ओके, एंड आपको क्लोरीन मिल जाएगा Cl2। तो बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, हम ब्राइन को लेते हैं। ब्राइन मीन्स आपका एक्वस NaCl को लेते हैं। ओके, और एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्लोराइड आयंस जो आपके NaCl से आ रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस में, और आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन हमको एनोड पर मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। तो ये भी करेक्ट है। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप 3 ऑप्शन आइडेंटिफाई कर चुके हो, करेक्ट है। तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट। फिर भी देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपसे कह रहा है क्लोरीन Cl2 इज लाइटर देन एयर। देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 71। क्लोरीन का एटॉमिक वेट इज 35.5। तो 2 क्लोरीन होंगे तो 71। वहीं पर अगर हम एयर देखें तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कौन कौन से गैसेस हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी कुछ अदर गैसेस हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालते हैं एयर का तो ये अराउंड 28.7 आता है। तो ये आप याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, अराउंड 78, और ऑक्सीजन का कितना है, अराउंड 21। तो अगर आप निकालोगे तो एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको इतना आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं भी आता है तो आपका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, अराउंड 28.7। और क्लोरीन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से थोड़ा सा कम है। तो क्लोरीन हैवी गैस होता है। अगर ये गैस कहीं इंडस्ट्री आप देखोगे जहाँ पर क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, तो आप देखोगे वहाँ पर वो गैस अर्थ के नियर रह जाएगा। ओके, क्योंकि वो लाइट गैस नहीं है। जैसे सपोज हाइड्रोजन होगा तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, बट क्लोरीन इज़ अ हैवी गैस देन एयर। तो वो क्या करेगा, उसका पंजेंट स्मेल उसके सराउंडिंग एरिया में जहाँ पर भी इंडस्ट्री है वहाँ पर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इनकरेक्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन, और इसी को हम करेंगे टिक।
बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। सो इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन, ओनली वन ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन एग्जिस्ट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो द आंसर इज यस। देखिए, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होता है। कौन सा? HOF। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफ्लोरस एसिड। ओके, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, ऑल 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट फॉर क्लोरीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चारों ऑक्सो एसिड सिर्फ एक ही एलिमेंट हेलोजेंस में पजेस करता है, क्लोरीन। कौन कौन से हैं? HOCl, देन आपका HOClO, HOClO, देन आपका HOClO2, O2, एंड देन आपका HOClO3। ओके, सो अमोंग हेलोजन सिर्फ क्लोरीन एक ऐसा हेलोजन है जिसके चारों तरीके के, मतलब HOX, HOXO, HOXO2 एंड HOXO3, ये चारों ही ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करते हैं फॉर क्लोरीन। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, आपसे पूछा इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली करेक्ट है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक इन नेचर, और सभी होते हैं कोवैलेंट इन नेचर। तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, XCF4 इज टेट्राहेड्रल इन शेप। तो ये यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं XCF4 का। देखिए, XCF4 आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है XCF4 में, वो मिलता है स्क्वायर प्लेनर। कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर प्लेनरिटी प्रेजेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ओके, तो शेप क्या मिल गया आपको? स्क्वायर प्लेनर, ना कि टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन है आपका रॉन्ग, और रॉन्ग ही है यहाँ पर राइट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6 गिव्स XCO3। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप XCF4 को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करोगे तो ये रिएक्शंस होंगे आपके। XCF4 आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर लिया आपने, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जिनॉन, XCO3, HF एंड O2 गैस। वहीं पर अगर आप XCF6 इसका भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन, आपको मिल जाएगा XCO3 एंड HF। तो ये आप देख सकते हो दोनों ही रिएक्शन में XCO3 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, XCO3 इज पिरामिडल। तो इसको भी देखते हैं। देखिए, XCO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनॉन यहाँ पर क्या होती है? sp3।
तो यहाँ पर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अमोनिया अमोनिया जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, जिनॉन पजेस लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग नोबल गैसेस। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम नोबल गैस की अगर बात करें तो नोबल गैस में लीस्ट होता है हीलियम का, और सारे एलिमेंट्स में भी अगर हम कंपेयर कर लें तो सब में लीस्ट किसका होता है, हीलियम का। तो हीलियम possess least boiling point among all elements। ओके, तो ये तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। ओके, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जिनॉन इज Xe पॉजिटिव प्लेटिनम F6 नेगेटिव। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिलता है आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पर हम करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो रिवाइज करने में हेल्प करा होगा और आपको मज़ा आया होगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से रिवीजन में हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।